एक लड़की जब जब सोने की कोशिश करती थी, चाहे वो दिन हो या रात हो, उसको एक ही सपना बार बार दिखाई देता था। दरअसल एक गर्भवती महिला होती है, वो उसके सपने में आती थी और वो गर्भवती महिला उससे बात करती थी, और वो जो गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा था वो भी उससे बात करता था। जब लड़की गहरी नींद में होती थी तो वो खुद भी बात किया करती थी उन दोनों से, और ये सब जो कोई भी बात करते हुए सुनता था, देखता था, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिरकार ये लड़की क्या बातें कर रही है और किससे बातें कर रही है। जब उसकी अचानक से आंख खुलती थी तब वो घबराने लगती थी, पसीने पसीने हो जाया करती थी और परेशान हो जाया करती थी। परिवार वाले यहाँ पर पूछते थे कि आखिरकार ऐसा तुम क्या सपने में देखती हो जिसे तुम इतनी घबरा जाती हो, परेशान हो जाती हो। तो वो लड़की कहती है कि पता नहीं, मुझे कुछ बुरे सपने दिखाई देते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर जब जब उसके घर वाले पूछने की कोशिश करते हैं पर वो लड़की बात को टाल देती है कोई बहाना वहाना बनाकर। जब महीनों बीत जाते हैं तब आखिरकार उस लड़की ने सोचा कि ये जो बात है ये मुझे अपने परिवार को बतानी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर उसने अपनी माँ को ये सच बताया। उस सच को सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद ये बात सीजीएम कोर्ट तक पहुंच जाती है। सीजीएम साहब कहते हैं कि इस लड़की ने जो कहा है उसकी बात को मानते हुए कब्र से लाश को निकाली जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए, और पोस्टमार्टम करने के बाद ये देखा जाए कि आखिरकार वो गर्भवती महिला के साथ हुआ क्या था। फिर जो सच सामने आता है ये सच वाकई हैरान करने वाला, परेशान करने वाला होता है। आज इस घटने की गूंज उस इलाके में इस तरीके से गूंज रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिन रिश्तों पर हम भरोसा कर सकते हैं, आखिरकार वो रिश्ता हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की। जिला मऊ का एक गांव लगता है मोहम्मदपुर कादीपुरा। दरअसल सीजीएम साहब ने आदेश दिए थे और आदेश देने के बाद सीजीएम कोर्ट से तहसीलदार अमरनाथ यादव, कोतवाल मनोज सिंह, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मतीन खान और लेखपाल पंकज चौहान 13 अप्रैल 2025 को लगभग 11 बजे के आसपास इस गांव में पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेके। और बुलडोजर लेकर जब पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान के बारे में वो पूछने लगते हैं। गांव वाले कहते हैं कि फलाना जगह पर है। अब गांव वाले समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्यों आए हैं। तभी ये पता चलता है कि जो नाजिया खातून है, जिसके 4.5 महीने पहले मौत हो चुकी थी, दरअसल उसकी कब्र को खोदने के लिए ये आए हुए हैं। अब जैसे ही ये सूचना पता चलती है उसके बाद पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ गांव के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। अब पुलिस वाले पूछ रहे थे कि नाजिया खातून की जो लाश है वो कहाँ पर है, कहाँ उसको दफनाया गया था, पर कोई भी इस बात को बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पुलिस वालों ने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया तब एक बुजुर्ग आदमी आता है और इशारा करते हुए कहता है कि नाजिया खातून को यहाँ दफनाया गया था। लगभग 26 मिनट तक उस बुलडोजर के माध्यम से उसकी कब्र की खुदाई की जाती है और फिर उस कब्र से उस लाश को निकाली जाती है। अब ये जो लाश थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर उस लाश की 6 घंटे तक डॉक्टरों की टीम के बीच में वीडियोग्राफी करते हुए उस लाश का पोस्टमार्टम करती है, और पोस्टमार्टम करने की जो बात होती है ये सूचना पूरे गांव तक, साथ ही साथ आसपास के गांव में भी पहुंच जाती है, और फिर ये बात धीरे धीरे करके मीडिया तक भी पहुंच जाती है। आखिरकार मीडिया वाले ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार इस लाश को क्यों निकाला गया था और इसके पीछे की वजह क्या थी। तभी वहां पे एक लड़की पर मीडिया वालों की नजर पड़ती है। उस लड़की ने अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़की की तरफ जब माइक लगाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तब उसने ऐसी चौंकाने वाली बात बताई जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल उस लड़की ने कहा कि घसी कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है, उस गांव की वो रहने वाली है और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नाजिया खातून होता है, और ये जो लाश है ये उसी की है। 4.5 साल पहले उसकी शादी मोहम्मदपुर कादीपुरा के रहने वाले अयूब से हुई थी, और शादी के बाद ये परिवार बेहद खुश थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब जब कोई त्यौहार होता था तब वो अपनी बड़ी बहन के पास जाया करती थी। बड़ी बहन के पास जाया करती थी, उनसे बातचीत किया करती थी, और जो इसके जीजा थे वो शुरुआत में तो उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वो जीजा अपनी साली से मजाक वजाक करना शुरू कर देता है।
पहले तो सभ्यता के दायरे में रहते हुए वो मजाक करता था, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसकी हिम्मत आगे बढ़ने लगती है और ये जीजा जो था ये अपनी साली का शरीर का हर हिस्सा छूने की कोशिश करने लगता था। लड़की अपने जीजा से परेशान रहती थी, वो इसका विरोध भी करती थी, लेकिन उसका जीजा जो था वो जबरदस्ती करता था। ऐसा करता था जैसे कि वो उसकी बीवी हो। फिर ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। अगस्त 2024 की ये बात है। एक बार दवा लेने के लिए ये लड़की बहलगंज की एक जगह लगती है, वहाँ वो अपने जीजा के साथ जाती है। जब ये अपने जीजा के साथ वहाँ जाती है तो उसके जीजा कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर घर जाना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पहले आराम कर लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। अब आराम करने के बहाने अपनी साली को वो होटल में लेके जाता है। होटल में ले जाने के बाद उसके साथ वो वहाँ पर बलात्कार करता है। बलात्कार करने के साथ साथ उसका वो वीडियो बनाता है, फोटोग्राफ्स लेता है, जो वो मोबाइल में कैद कर लेता है ताकि भविष्य में वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर सके। वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने ये सभी चीजें किसी को बताई तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, फिर तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन ये सब कहाँ मुंह दिखाएंगे, इसलिए तुम खामोश रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी जो लड़की होती है वो वहां से अपने घर चली जाती है। नवंबर 2024 के आसपास उसकी बड़ी दीदी जिनकी शादी हुई है वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको लगता है कि वो खुद अब काम नहीं कर पाएगी, दिक्कत होगा, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को हेल्प के लिए बुला लेती है। वो इसके लिए अपने माँ को फ़ोन करती है, माँ से बातचीत करती है कि छोटी बहन को यहाँ भेज दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। लेकिन बहन ने यहाँ पर साफ साफ इनकार कर दिया कि वो अपने दीदी के घर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। लेकिन जब उसकी माँ ने, परिवार के बाकी लोगों ने छोटी बहन से जब जीत की तो वो आखिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये बात है 30 नवंबर 2024 की। उसके जीजा ने उसी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश की और अपनी साली के साथ फिर से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। तभी इसी बीच में नाजिया खातून यानी कि उसकी बड़ी दीदी वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही नाजिया खातून ने अपनी पति को अपनी छोटी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो वो इसका विरोध करने लगती है। फिर वहाँ जो उसका हस्बैंड होता है, उसकी माँ, उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है और इन तीनों ने मिलकर उसकी दीदी यानी कि नाजिया खातून का गला दबाकर वहाँ पे हत्या कर देती है। फिर ये जो तीनों होते हैं जिन्होंने अभी कत्ल किया था उसकी बहन नाजिया खातून का, वो उसकी छोटी बहन से कहते हैं कि तुम खामोश रहना, चुप रहना, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बाहर निकलेगी तो फिर अंजाम सही नहीं होगा, तुम्हारा वीडियो अभी भी हमारे पास है। इस बात की उसे धमकी दी जाती है। फिर 30 नवंबर को ही उसकी दीदी का जो लाश था उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर ये सब काम खत्म होने के बाद ये जो लड़की होती है, छोटी बहन उसकी, वो अपने घर चली जाती है। जब जब ये सोने की कोशिश करती थी तब तब उसकी बहन नाजिया खातून उसके ही अपने सपने में आती थी। उसे पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उससे बातें किया करता था और ये सब देख के वो परेशान हो जाया करती थी। माँ ने जब ये सब देखा तो उसे लगता था कि शायद बड़ी बहन के खत्म होने का इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए शायद ये इस तरीके से परेशान है और सपने इस तरीके से देखा करती है। अब वक्त आगे बढ़ता है। अभी बहन को मरे हुए 1 या 1.5 महीने का ही समय यहाँ पे हुआ था। उसके जीजा जो होते हैं अयूब, उसकी तरफ से संदेश आता है। वे कहते हैं कि वे नाजिया की छोटी बहन से निकाह करना चाहते हैं। जैसे ही निकाह की बात आती है तो जो छोटी बहन होती है उसकी रूह कांप जाती है ये सुनकर। वे अपनी माँ से कहती है कि वो किसी भी कीमत पर यह निकाह नहीं करेगी। अब जब घर वाले पूछते हैं कि बात क्या है बताओ, तब वो पूरी कहानी, पूरा सच अपने घर वालों को बताती है। फिर 1 फरवरी 2025 को वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर शिकायत दर्ज करते हैं। हालांकि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में लगभग 10 दिन का समय और लग जाता है और आखिरकार 11 फरवरी 2025 को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब जांच अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो इसमें हत्या की धाराएं भी शामिल थी, लेकिन शव के ना होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है और उसको, उस लड़के को क्लीन चिट यहाँ पर मिल जाती है। अब बहन ने कहा कि अभी उसकी दीदी को इंसाफ मिला ही नहीं है, इसलिए वो कोर्ट जाती है और कोर्ट जाने के बाद जज साहब के सामने अपील करती है और कहती है कि जज साहब, एक बार मेरी दीदी को कब्र से निकालकर उसके पोस्टमार्टम कराई जाए, तब दुनिया को पता चलेगा कि आखिरकार उसकी दीदी के साथ हुआ क्या था।
तब सीजीएम साहब ने आदेश दिया कि पोस्टमार्टम की जाए। फिर प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम गठित की जाती है और 13 अप्रैल 2025 को आखिरकार लगभग सुबह 11 बजे के आसपास जेसीबी से खुदाई करने के बाद लाश को निकाला जाता है। लाश निकालने के बाद फिर पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद 14 अप्रैल 2025 को यानी कि लगभग 30 घंटे के बाद उस लाश को वापस से दफन कर दिया जाता है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो आना अभी बाकी है। वाकई उस लड़की का कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है, ये फॉरेंसिक टीम अपना काम यहाँ पर कर रही है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार सच क्या है। लेकिन जिस तरीके से उस छोटी बहन ने हिम्मत जुटाकर अपनी बहन के खिलाफ आवाज उठाई, काश उसने ये काम पहले ही कर दिया होता तो शायद आज उसकी दीदी यहाँ पर जिंदा होती और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी यहाँ पर जिंदा होता, मारा ना जाता। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।